हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जबरदस्त क्लास में। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर चुका हूं और आपने कल की क्लास देखी भी होगी। कल की जो क्लास थी वो पहली क्लास थी और बहुत जबरदस्त क्लास रही और काफी बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे। और उसी के आगे अगर हम उस सीरीज की बात करेंगे तो कंटिन्यू करते हुए आज मैं पॉलिटी की दूसरी क्लास लेने जा रहा हूं। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो जो हिस्ट्री है, जो बेस है, उसको समझने के लिए आप पहले वाली क्लास को भी देख लें। तो आज ये दूसरी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आए थे, यानी कि जब भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई और उसके बाद यूरोपियंस भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और स्थापना करने के बाद धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पे व्यापार करना शुरू कर दिया और कैसे भारत पे कब्जा किया, बक्सर, प्लासी और बक्सर के दो युद्ध हुए, उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद 1765 में अंग्रेजों ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में गवर्नर या हम कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर बना दिया और रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया कि आप यहाँ पे शासन व्यवस्था को संभालो। फिर इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और सन 1772 में हम आ जाते हैं। ठीक है, 1772 में क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की क्लास जो बच्चों है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो तो पहले लाइक कर दें और इसके बाद अपने जो दोस्त हैं, जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस फ्री क्लास का लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। तो क्लास को शेयर कर दें, दूसरे बच्चों को इसका लिंक भेज दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। और इसके अलावा अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर लिया है तो दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करा दें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। बेल आइकन ऑन करके सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेंगे, नहीं तो कई बार आप क्लास को मिस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना कर लीजिए और इसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1765 तक की जो कहानी थी वो मैंने आपको कल बता दी थी। अब 1772 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सन 1772 की बात है, 1772 1772 की बात है। यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया गया, उसका नाम रखा गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया, उसका नाम क्या था, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये गवर्नर था। अच्छा, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल होते थे, उनके सभी के नाम के पहले इज्जत और सम्मान से लॉर्ड लगाया जाता था, तो इसीलिए लॉर्ड हमेशा लगेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स और उसको बोला जाता था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में ये क्या बना, बंगाल का गवर्नर बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज शासन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी। थोड़ा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको शायद पिछली वाली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया होगा। ठीक है, वो कौन सा एग्जाम्पल था, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोई व्यापारी कंपनी दूसरे देश में काम करती है और वहां पे क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, है ना, लेकिन वो किसकी परमिशन से, ब्रिटिश सरकार की परमिशन से, है ना। ब्रिटेन में जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, है ना। और अगर हम 1773 की बात करेंगे तो उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इस टाइम पे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे यानी कि पीएम थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, ये इनका नाम था। ठीक है, ये कौन थे, ये ब्रिटिश पीएम थे। सन 1772-73 के आसपास की बात है। ठीक है, तो अब क्या होता था कि जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता था या जो महारानी है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ब्रिटेन में महारानी का मतलब होता है राष्ट्रपति की हैसियत से वो काम करती हैं। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत में व्यवस्था संभालने के लिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का क्या बना दिया, बंगाल का बच्चे गवर्नर बना दिया। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन कर रही थी। ठीक है, भारत पे जो कब्जा किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। अब हो क्या रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, जिसकी वजह से उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ खुराफाते भी वहां के जो एम्प्लॉई या लोग हैं वो करते थे, है ना, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो सरकार से छुपाया करते थे। तो अब क्या हुआ कि इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई अब हमें भारत पे तो
हमेशा शासन करना ही है, क्योंकि देश को हम जीत चुके हैं, पूरा अपने कब्जे में ले चुके हैं, तो हमेशा इतने बड़े देश को हमेशा के लिए हमें इस पे शासन करना और चलाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एक्ट लेके आते हैं। एक्ट का बच्चे मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना एक्ट, तो एक्ट जो शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिनियम। और अधिनियम का मतलब ना समझ में आया तो इसको ऐसा समझ लो आम भाषा में कानून, ठीक है। यानी कि देश को चलाने के लिए जो कानून या अधिनियम बनाया गया उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा कि इतने बड़े देश को चलाना है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसको सही तरीके से नियंत्रित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक हम कानून बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अंग्रेजों ने कहा एक्ट बनाएंगे, तो एक एक्ट बनाया गया और वो एक्ट कब आया, सन 1773 में आया। देखो 1772 की बात है, ठीक है। तो सन 1773 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लागू किया, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लागू किया और उस एक्ट का नाम था, यहां पे देखिए ऊपर भी टॉपिक भी हमारा यही है, रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट। इस एक्ट का क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में जो एक्ट आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मेरी जितनी भी बच्चे क्लास होगी ना उसमें बड़ी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बारीकी से एक एक वर्ड को क्लियर करके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1773 में एक एक्ट आया, इसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया जाने वाला ये पहला एक्ट था। सबसे पहला, देखो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने जो पूरी तरह से कब्जा किया वो प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, है ना। इन दोनों युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पे कब्जा किया था। तो जब युद्ध जीत गए तो उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है एक एक्ट लेके आते, कानून लेके आते, और उस एक्ट का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत में जो पहला एक्ट था वो कौन सा था बच्चे, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अच्छा, पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो पहला एक्ट लाए थे वो कौन सा था, तो उसका नाम क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन है इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया। देखो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि रेगुलेटिंग जो शब्द है ये रेगुलेटर से बना है, रेगुलेट करना, ठीक है। और रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज को संचालित करना, चलाना, कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में एक रेगुलेटर लगा होता है, तो एग्जैक्टली वो करता क्या है, वो सिलेंडर को संचालित करता है कि जब आपको चाहिए आपने घुमाया तो गैस आगे बढ़ने लगती, जाने लगती है, ठीक है। और अगर आपने बंद कर दिया तो गैस की सप्लाई रुक जाती है। तो वो रेगुलेटर क्या करता है, चलाने का काम करता है। तो रेगुलेटर जो शब्द है इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो किसी चीज को चलाता है उसको रेगुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मान लो जो ट्रेन है उसको ड्राइवर चला रहा तो वो भी रेगुलेटर है। हमारा जो घर है, परिवार होता है, उसमें जो हमारे फादर हैं या मदर है, जो घर का मुखिया है, वो भी चलाता है, तो वो क्या होता है, रेगुलेटर होता है ना। तो जैसे बैंक होते हैं, बैंकों का रेगुलेटर कौन होता है, आरबीआई होता है, क्योंकि आरबीआई सारे बैंकों को डील करता है, उनको कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए भारत में चीजों को संचालित किया जाना था, कंट्रोल किया जाना था, चलाया जाना था सही तरीके से, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या रखा गया, रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। कमेंट जबरदस्त करते रहा करो, क्लास में जो भी चल रही है, अच्छी लग रही बुरी लग रही, कमेंट करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। मैं देखता हूं कि बच्चे कई बार लाइक करने से डरते हैं, है ना। डरा मत करो, वहां पे इस तरह से ऐसे करके सिंबल होता है ना, उस पर क्लिक कर दिया करो, लाइक हो जाता है, ठीक है। चलो फिर, तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अंग्रेजों ने क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। अब इस एक्ट में कुछ बातें कही गई, है ना। इस एक्ट में कुछ कंडीशंस रखी गई, वो कंडीशन को हम समझेंगे क्या क्या बातें कहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बच्चे क्या क्या चीजें थी। पहला सबसे पहले कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज की तारीख में अगर कोई भी बड़ा काम होना है, ठीक है, हमारे देश में आज की तारीख में अगर कोई भी बड़ा काम होना है ना, तो क्या होता है कि उसके लिए प्रॉपर एक प्रस्ताव होता है, एक प्रपोजल होता है, जो कि संसद में रखा जाता है। संसद में लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इसके बाद दूसरे सदन में भी पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन होंगे, फिर कानून बनता है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर देश के लिए कोई भी अकेला एक व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, ठीक है, कोई अकेला एक व्यक्ति अगर कोई कानून बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, ठीक
ठीक है ना। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो वो अकेले ही सब कुछ कर लेते, अकेले कानून बनाते थे, अकेले ही कानून का पालन करवाते थे, अकेले ही सजा यानी कि न्याय कर देते थे, इतना ठीक है। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं है, अब भारत में अलग अलग चीजें, सबका अलग अलग रोल है। इतना सबको क्लियर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि इससे पहले 1773 से पहले भारत में क्या होता था कि जो गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से, वो बड़ा सबसे बड़ा अधिकारी था, तो वो क्या करता था, वही आदेश देता था, वो जो भी बोलेगा वो भारत में किया जाता था। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अगर भारत के लिए कोई कानून बनाना है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, कोई आदेश देना, कुछ भी करना, तो गवर्नर जो होता था वो अकेला होल सोल इंचार्ज होता था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब संसदीय शासन प्रणाली लागू हो गई, और अच्छा एक बात बताओ कि भारत में तो संसद बनी नहीं है, भारत में संसद का निर्माण 1952 में हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई। तो भारत में संसद नहीं थी, और संसद नहीं थी तो संसदीय शासन प्रणाली का क्या मतलब? इसका मतलब है कि ब्रिटेन की संसद से भारत को चलाया जा रहा था। यानी कि 1773 के एक्ट में आया कि अब जो भारत है, भारत को कैसे चलाया जाएगा कि ब्रिटेन की संसद से चलाया जाएगा। जैसे ब्रिटेन को भी यानी कि इंग्लैंड को भी इंग्लैंड की संसद चलाती थी, अब इंग्लैंड की संसद ही भारत के लिए भी काम करेगी, भारत को भी चलाएगी। ये बात सबको क्लियर होगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चे फैक्ट किया था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है भाई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अच्छा, केंद्रीय प्रशासन का क्या मतलब, इसको समझेंगे। देखो सब लोग ध्यान रखेंगे, पहले पुराने जमाने में हमारा देश काफी बड़ा हुआ करता था, और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे राजा महाराजा या नवाब शासक शासन किया करते थे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो होता क्या था कि पूरा जो देश है वो किसी एक जगह से नहीं चलता था। लोकल के जो राजा महाराजा शासक होते थे, ठीक है, जो लोकल के राजा महाराजा शासक होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में खुद से शासन चलाया करते थे। यह सबको समझ आ गई, ठीक है। तो भारत इसका मतलब कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह से निर्देश दिए जाते थे, वहां के लोकल के जो शासक हैं वो अपनी अपनी जो नियम कानून है वो चलाते थे, ठीक है, किसी एक जगह से शासन नहीं चलता था। इतनी बात सबको क्लियर होगी। लेकिन जब ये एक्ट आया, कौन सा, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस एक्ट में बच्चे क्या हुआ कि इस एक्ट में कहा गया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाएगी। इसका क्या मतलब है कि पूरे देश की, अच्छा उस जमाने में जो भारत का केंद्र हुआ करता था वो कौन सी जगह थी? वो था बंगाल, और बंगाल की जो राजधानी है वो क्या थी? कलकत्ता। उस जमाने में कलकत्ता का मतलब जो इस जमाने में हम कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि बंगाल केंद्र था, कलकत्ता राजधानी थी, तो कलकत्ता से पूरे देश को चलाया जाएगा। आज की तारीख में जैसे दिल्ली से पूरा देश चलता है, वैसे ही कलकत्ता से चलता है। तो ऐसा कहा जाएगा कि जो भी निर्देश, दिशा निर्देश कलकत्ता से पास किए जाएंगे, या जो भी दिशा निर्देश कलकत्ता या बंगाल से दिए जाएंगे, वही पूरे देश में माने जाएंगे। ये बात सबको समझ आ गई। तो वही दिशा निर्देश पूरे देश में माने जाएंगे। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में नहीं चलाएंगे, एक जगह से निर्देश दिए जाएंगे, पूरे भारत में वो चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसे इसका ऐसा समझेंगे, आज की तारीख में आपने देखा होगा कि आज की तारीख में भी हमारे देश में क्या है, केंद्रीय प्रशासन की जो प्रणाली है वो है। क्यों कि केंद्र में यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होते हैं, ठीक है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री जो हमारी केंद्र सरकार होती है, जब वो दिशा निर्देश देती है या कोई भी चीज का पालन करना होता है, तो पूरे देश में इक्वली वो माना जाता है ना। ये बात सबको समझ आ गई। तो इस चीज की बात कही गई। आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके अलावा अगर हम बंगाल के क्षेत्र की बात करें, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर हुई, ठीक है। अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो आपको पता है कि बंगाल में उस समय जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था वो किसका होता था? वो होता था गवर्नर का, ठीक है। बंगाल में जो सबसे बड़ा पद होता था वो किसका होता था? गवर्नर का, है ना। अच्छा, बंगाल भारत का सबसे प्रमुख एरिया हुआ करता था और भारत का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो बंगाल में जो सबसे बड़ा अंग्रेजों की तरफ से पद था उसका नाम क्या था? गवर्नर था। और आपको पता है कि बंगाल में गवर्नर के पद पर कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बना दिए गए थे। ये बात सबको क्लियर है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर तो बना दिया, लेकिन जब 1773 का एक्ट आया तो उसमें कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा, है ना, इसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बात समझना, है ना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो फिर से क्या कहा गया, ये कहा गया इस एक्ट में, देखो 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के क्या बन गए थे? गवर्नर बन गए थे। और 1773 में जब पहला एक्ट आया तो उसमें कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा
उसे अब बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाएगा, यानी कि उसके पद का नाम चेंज कर दिया। और आप यहां देख भी सकते हैं कि गवर्नर से गवर्नर जनरल जो पद है वो ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में और भारी भरकम लग रहा है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा लग रही है। ऐसा क्यों किया गया कि उस जमाने में क्या था बच्चे, है ना, उस जमाने में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी का नाम था बॉम्बे, ठीक है, एक प्रेसिडेंसी का नाम था मद्रास और तीसरी प्रेसिडेंसी का नाम था बंगाल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे एक शब्द है, मैंने लिखा प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी जो शब्द है ये अंग्रेज लोग यूज किया करते थे। अगर हम प्रेसिडेंसी को दूसरी भाषा में समझना चाहेंगे तो इसको हम उर्दू में रियासत कह सकते हैं, रियासत। ठीक है, अंग्रेज अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी बोलते थे, उर्दू में रियासत कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो राज्य कहेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी को कई बार क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, मेरी बात है, या हम इसी को कई बार क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। मुझे समझिए, तो इनका लगभग सबका मतलब एक है, क्या, राज्य, स्टेट, प्रांत, रियासत, प्रेसिडेंसी, सबका मतलब एक है। तो उस जमाने में देखिए, आज जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, मेरी बात समझ ना, आज भारत में देखा जाएगा तो कितने 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय पुराने जमाने में राज्यों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं जिस जैसे आज की तारीख में इस तरह से पुराने जमाने में नहीं होते थे, है ना। तो जब मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो बंगाल एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी कि इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो भी शामिल थे कुछ, है ना, बांग्लादेश भी इसमें आता था, बंगाल भी आता था, उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था, झारखंड भी आता था, ये पूरा एरिया बंगाल हुआ करता था। अगर हम बॉम्बे की बात करेंगे तो बॉम्बे आज की तारीख में क्या है, बॉम्बे का नया नाम मुंबई हो गया, तो एक शहर है, लेकिन उस जमाने में जो बॉम्बे था वो पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत एमपी कर्नाटक वाला हिस्सा भी उसमें शामिल था। ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अगर हम मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास का जो नया नाम है वो बच्चे क्या है, वो चेन्नई है ना, और चेन्नई आजकल क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है, यानी कि एक वो छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं है, ये बड़ा सा एक शहर है। ठीक है, लेकिन उस जमाने में जो मद्रास था वो सिर्फ शहर नहीं था, वो पूरा राज्य हुआ करता था, बड़ा सा एक एरिया हुआ करता था, जिसमें हम कह सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल का हिस्सा, ये जितना भी साउथ वाला हिस्सा नीचे का है वो सारा इसमें आया करता था। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अब क्या हुआ कि अब मैंने जैसे बोला कि अगर उस जमाने में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, कौन सी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी का मतलब समझ गए, रियासत, राज्य, स्टेट या कोई प्रांत, ये इसका मतलब हुआ। तो अब सरकार ने क्या किया, यानी कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और क्या किया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंडर में कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पहले बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में, तीनों में अपने अपने गवर्नर होते थे। ठीक है, जो सबसे बड़ा पद होता था, लेकिन अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोलने लगे। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन दोनों को बोला कि अब तुम रिपोर्ट किसको करोगे, इसको करोगे, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को करोगे। मतलब समझ आया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया, ला दिया गया। इतनी बात सबको समझ आ गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आगे बढ़े बच्चे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आगे कुछ और कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अच्छा, भारत में जो स्वतंत्र भारत, आजाद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये आजादी के बाद बना था, लेकिन भारत में कुल मिला के जो पहला सुप्रीम कोर्ट है वो 1773 के एक्ट के तहत, क्योंकि मैं आपको अभी 1773 का एक्ट ही बता रहा हूं, तो उसके तहत 1774 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और कहां पे, तो कलकत्ता में। अच्छा, आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चे वो कहां पे, वो तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है ना, लेकिन उस जमाने में 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसमें जो जज थे उनकी संख्या थी 1+3। ठीक है, अब 1+3 का क्या मतलब है कि एक चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर, ठीक है, सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे।
तो ये क्या थे, ये पहले चीफ जस्टिस थे। भारत में पहली बार अंग्रेजों के टाइम पे ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। अच्छा, वो जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो सन 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और कहां पर? कलकत्ता में किया गया था। जज की संख्या कितनी थी? 1+3 थी। और जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये बात बच्चों समझ आई? अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, है ना, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। और अगर नहीं है ना, तो आप इसको समझते रहे। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सर एलिजा इम्पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो देखो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए। आगे बढ़ते, अगला बच्चे पॉइंट क्या है इसके आगे, ठीक है, वो क्या है कि एक ये वाला फैक्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है, और एक ये वाला फैक्ट पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अगला फैक्ट क्या है कि कंपनी, अच्छा जब मैं कंपनी बोल रहा हूं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम शॉर्ट में लिख लेंगे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, तो उन पर भारतीयों से, ठीक है, रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। ये बात सबको समझ आई? अच्छा, ऐसा क्या हुआ थोड़ा समझेंगे। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, धीरे धीरे भ्रष्टाचार फैल गया। अच्छा, आप जानते हैं कि इंसान का नेचर ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार हर जगह फैल जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे कि भारतीयों से रिश्वत ले लेते थे, अपना फायदा, जैसे रिश्वत समझ गए ना, तो रिश्वत ले लेते थे और उपहार लेते थे। उपहार का मतलब क्या? गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट कैसे होते थे पता है? रिश्वत के रूप में गिफ्ट होते थे। यानी कि इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट पैसा लेंगे, छापा पड़ जाएगा तो पकड़े जाएंगे, है ना, तो बहाने में ले लेते थे। जैसे एग्जांपल है कि मान लो कि अगर आपका बर्थडे है, मेरी बात, आपका जन्मदिन है, और मैं आपको गिफ्ट में क्या दे दूं? BMW दे दूं। मेरी बात समझना, BMW की जो कार है 40 से 50 लाख की, वो मैं आपको दे दूं। तो खुद सोचो कि क्या मैं आपके बर्थडे गिफ्ट पे इतनी महंगी कार दे दूंगा, है ना, या कोई भी इंसान आपको देगा? आमतौर पे तो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इतनी महंगी कार दी जा रही, मतलब इसका मतलब मुझे आपसे कोई फायदा है। तो ये करते थे कि जो भारतीय बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों से मिले हुए थे, तो वो उसका फायदा उठाते थे। उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उनसे रिश्वत या उपहार ले लेते थे। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, इससे घोटालेबाजी से क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको व्यापार में नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब इस एक्ट के तहत कानून लेके आ गया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कानून लाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब भारतीयों से ना तो रिश्वत लेगा ना ही उपहार लेगा, और पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, ठीक है। ये बात बोल दी गई। तो ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो यहाँ पे बताओ, है ना, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और इस पे जो है कठोर कानून बना दिया गया, क्योंकि एक्ट में आ गया था। तो जब एक्ट में आया तो क्या हुआ कि कठोर कानून बना दिया गया। और अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके मन में थोड़ा सा क्या हो गया कि एक डर स्थापित हो गया। इतना बात समझा कि आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट बच्चे क्या है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि बीओडी एक संस्था थी, यहां पे मैं लिख देता हूं बीओडी, है ना, और बीओडी को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? देखो डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर आपने देखा होगा फिल्मों में भी डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक। निर्देशक का मतलब है कि वो व्यक्ति जो क्या करता है? निर्देश देने का काम करता है, यानी कि किसी भी जगह का मुखिया होता है जो कि कामों को करवाता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? डायरेक्टर चाहिए थे, यानी कि ऐसे लोग चाहिए थे, ऐसे बड़े अधिकारी चाहिए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दे सके, ठीक है। तो इसीलिए एक संस्था बनाई गई और संस्था का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बीओडी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहां पे देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। यहां बीओडी एग्जैक्टली कर क्या रहा था? देखो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा ब्रिटिश, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ब्रिटिश सरकार, है ना, उसके नीचे मैंने लिखा बीओडी, उसके नीचे मैंने लिखा EIC। अब थोड़ा इसको समझेंगे। देखो इसका क्या मतलब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, है ना, इसके ऊपर बीओडी था और बीओडी के ऊपर क्या था? ब्रिटिश सरकार थी। यह हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? जब भी अच्छा मैं ब्रिटिश सरकार बोलूं बच्चे ध्यान रखना, इसका मतलब है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और महारानी की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम पर नजर रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर नजर रखने के लिए बीओडी की स्थापना करके इसको तैनात कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। बीओडी का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये कुछ लोगों का, कुछ बड़े अधिकारियों का क्या था, एक समूह था, एक ग्रुप था, है ना। और इनका काम क्या था? इनका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखना, ताकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो खुराफात न कर पाए, भ्रष्टाचार ना फैला पाए। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर बीओडी के माध्यम से नजर रख रही थी। और क्या हुआ कि अब ये एक निर्देश और दिया गया। क्या वो निर्देश? ये था कि जितने भी राजस्व के मामले होंगे, राजस्व, ठीक है, जितने भी नागरिक मामले होंगे, ठीक है, जितने भी सैन्य मामले होंगे, इन सबकी खबर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? बीओडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भेजेगी। अब इसका क्या मतलब? देखो, राजस्व का मामला क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, है ना। राजस्व का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के बच्चे मतलब होता है पैसा। ठीक है। इसका मतलब कि देश में देखो क्या था, अंग्रेज शासन करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही है तो भारतीयों से क्या करती थी? टैक्स वसूलती थी, बहुत सारा पैसा लेती थी। वो पैसा क्या है कि ब्रिटिश सरकार को भेजा जाता था, इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है। लेकिन इतने में ही काफी पैसे का क्या घोटाला किया जाता था, गबन होता था। ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि जितने भी राजस्व के मामले यानी कि पैसे संबंधी मामले हैं, जितने भी नागरिकों के मामले हैं यानी कि जो आम पब्लिक है उसके मामले हैं, और जितने भी सैनिकों के मामले हैं, वो सारे के सारे मामलों की जो रिपोर्ट है वो आप हमें करोगे। ये बात इसने की ब्रिटिश सरकार ने ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कही कि आप हमें रिपोर्ट करोगे। और कैसे करोगे? कि आप बीओडी को खबर दो, बीओडी हमारे पास खबर पहुंचाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1773 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत राजस्व के मामले, नागरिक मामले, सैन्य मामले, है ना, इन सभी मामलों की जानकारी बीओडी के माध्यम से अपने पास मंगाने का काम शुरू कर दिया। ये बात सबको समझा गई? अच्छा, अब इसको एक बार मैं पूरा रिकैप करता हूं। ये जो एक्ट है, देखो मैंने क्या क्या बताया कि अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा कर लिया प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, तो इसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भैया भारत में क्या लेके आए, एक एक्ट लेके आए जिससे भारत को अच्छी तरीके से चलाया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर भी नजर रखी जा सके। तो 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन गए? बंगाल में गवर्नर बन गए। और 1773 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अच्छा, जिस समय 1773 में ये एक्ट आया था, उस समय ब्रिटेन में अगर बात करेंगे तो जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, है ना। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस एक्ट के तहत भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके अलावा क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंडर में कर दिया गया। और इस तरह से भारत में बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में पहले से ही वहां पे थे पद पर, लेकिन उस समय उनके पद का नाम क्या था? गवर्नर हुआ करता था। एक साल बाद जब एक्ट आया तो गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगे। ठीक है बच्चे। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ये प्रमुख प्रेसिडेंसी थी कौन सी? बॉम्बे और मद्रास, इसको बंगाल के अंडर में कर दिया गया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। कलकत्ता में क्या की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। यहां पे मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई तो 1774 में हुई। अच्छा, इसमें उस समय जज जो थे उनकी संख्या थी 1+3 यानी कि टोटल 4 जज हुआ करते थे। ठीक है। 4 में से जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे, है ना। इसके बाद एक और कंडीशन आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना, कि ऐसा नहीं करेंगे। और इसके अलावा क्या किया गया कि जो बीओडी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, वो एक संस्था थी, उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर नजर रखी जाने लगी और राजस्व के मामले, नागरिक मामले, सैन्य मामलों की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? बीओडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएगी, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। तो ये जो एक्ट था बच्चे, ये बहुत जबरदस्त एक्ट था। क्यों? क्योंकि एक तो भारत पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों के द्वारा लाया गया पहला एक्ट था। इस एक्ट में बहुत सारे जो प्रमुख परिवर्तन थे वो यहाँ पे देखने को मिले, है ना। और अगर हम देखेंगे भारत में बदलाव के हिसाब से तो ये काफी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण एक्ट है। तो पेपर में इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी इसकी कंडीशन है वो सब मैंने यहाँ पे बोर्ड पर आपको बता दी है। आप क्या करना, इस लेक्चर को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बनाना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो फिर आपको समस्या आएगी। बिना नोट्स के फिर आप क्या, अभी तो पढ़ लोगे, बाद में भूल जाओगे। तो आप यहाँ देखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ, इतना ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी समस्या है, जो मैंने आज, ये मेरी दूसरी क्लास है पॉलिटी की यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या आए
तो आप क्या करोगे कि मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो मैं देख लूंगा। और अगर समझ में ना आए तो भी बता देना, या क्या चीज समझ में नहीं आई वो बता देना, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी दूसरी क्लास थी, इसमें मैंने आपको 1773 का एक्ट बताया। आगे जो बच्चे क्लासेस आएंगे ना, उसमें क्या होगा, देखो एक्ट की शुरुआत यहां से होगी, ये पहला एक्ट था। अब 1947 तक एक्ट चलेंगे, लेकिन एक्ट में क्या होता था कि 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में आ रहा है, इस तरह से अलग अलग टाइम पे एक्ट आया करते थे। अच्छा, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, यानी कि जैसे एक एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, एक एक उनका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां पे बहुत सारे पॉइंट को मेंशन किया गया, जैसे ये वाला देखेंगे तो इसमें 5-6 प्रमुख पॉइंट है, इनको मैंने कवर किया। अब आगे जो एक्ट आएंगे उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी क्लासेस है वो बनाता रहूंगा और आपको सारी क्लास मिलती रहेगी। अगर क्लास बच्चे अच्छी लगी हो, लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर लें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मन से करें। और मैं चाहता हूं कि आप सब सारे के सारे बच्चे मुझे दिल से सपोर्ट करें, जिससे अगर आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा जी जान लगाने वाला हूं। मतलब मेरा जो सोचा है ना, जो टारगेट है, अभी अब आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने देखेंगे, मैं जी जान लगा दूंगा आपके लिए, ठीक है। और घर बैठे फ्री में इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि उस तैयारी के लिए आप बाजार में, मार्केट में जाके दूसरी कोचिंग को ज्वाइन करके आप वहां पे हजारों रुपए फीस पे करेंगे, है ना, लाखों रुपए आप खर्चा करेंगे। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जाते हैं, तो आप रहने, खाने और पढ़ाई का खर्चा देखेंगे तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। वो पढ़ाई बच्चे मैं आपको घर बैठे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपसे दिल से मुझे मदद चाहिए, समर्थन चाहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, बस इतना टारगेट रखो, ठीक है बच्चे। तो जल्दी मिलते हैं इसके आगे वाली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।